नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी पीवाईक्यू 2023 के क्वेश्चंस को। जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी पार्ट के क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, लास्ट तक जुड़े रहना आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड द मेजर्स ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। आपसे पूछा गया ऑब्जेक्टिव देन मेजर्स, राइट। देन आपसे पूछा गया नेक्स्ट पार्ट क्या है, डिस्कस करना है हाउ लैंड सीलिंग्स पॉलिसीज ऑन लैंड होल्डिंग्स कैन बी कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव रिफॉर्म अंडर द इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो इंट्रोडक्टिव पार्ट में क्या लिखेंगे, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में आप बताएंगे कि कैसे, थोड़ा सा आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दे सकते हैं कि कैसे ब्रिटिश राज में किसके पास था लैंड होल्डिंग, मतलब राइट्स किसके पास थे, लैंड की जो ओनरशिप है वो किसके पास थी, जमींदार के पास। बट फार्मर्स के पास क्या था, कोई ओनरशिप राइट नहीं था, ओनली कल्टीवेशन कर सकते थे, राइट। बट इंडिपेंडेंस के बाद कमेटी गठित होती है, कौन सी, जेसी कुमारप्पन। ये कमेटी गठित होती है, ये रिफॉर्म्स बताती है, ठीक है, कंपोनेंट्स बताती है हमने रिफॉर्म्स के कि आप सबसे पहले करिए कि जो इंटरमीडियरीज हैं, कौन से, जमींदार जागीरदार जो ओनरशिप लेके बैठे हैं इतनी लैंड होल्डिंग्स का, उनको हटाया जाए, अबॉलिश किया जाए। देन टेनेंसी रिफॉर्म्स लेके आया जाए, राइट। सीलिंग, फिक्स सीलिंग कर दी जाए लैंड होल्डिंग्स की। देन जो भी कंसोलिडेट प्रॉपर्टीज है, मतलब लैंड होल्डिंग्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में है, उनको कंसोलिडेट किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से किया गया, क्या कंपोनेंट्स हैं ये लैंड रिफॉर्म के, किसने बताया, ये जेसी कुमारप्पन कमेटी के तहत। तो इस तरीके से आप डिस्कशन कर सकते हैं। और सबसे लैंड रिफॉर्म क्यों लेके आए गए, फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया जाए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके और पॉवर्टी डिक्रीज हो सके, प्रोडक्शन इंक्रीज एंड पॉवर्टी डिक्रीज हो सके, राइट। तो इस तरीके से हम इंट्रोडक्टिव पार्ट अपना लिखेंगे। चलिए फिर अब करते हैं आपके क्वेश्चन में। सबसे पहली चीज हम क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, लैंड रिफॉर्म के बारे में। तो लैंड रिफॉर्म का फर्स्ट पॉइंट क्या है, बूस्ट प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज की जाए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए और पॉवर्टी को डिक्रीज किया जाए, ताकि इंश्योर किया जाए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि टेनेंट्स के जो राइट्स हैं उनके प्रोटेक्ट किया जाए, टेनेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, सेफगार्ड किया जाए ट्राइबल लैंड्स को, और ड्राइव डेवलपमेंट, एट द एंड क्या है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की जाए, राइट। देन आपसे ऑब्जेक्टिव क्या है लैंड रिफॉर्म्स के, वो डिस्कस करने हैं। सबसे पहला पॉइंट यही था, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर्स, यही पॉइंट था ना सबसे पहले। तो हर यूपीएससी क्वेश्चन में डिमांड यही करती है कि जो क्वेश्चन आपको जिस तरीके से पूछा गया है आप उसी तरीके से अटेम्प्ट करें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पूछे गए तो ऑब्जेक्टिव का ही डिस्कशन होना चाहिए, ना कि मेजर्स का, राइट। देन आपने क्या लिखा है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे, इज इट विजिबल नाउ, ओके। चलिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, लैंड रिफॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अबोलिशन इंटरमीडियरीज। कौन से अबोलिशन इंटरमीडियरीज, जो जमींदार, ब्रिटिश राज में जो जमींदार थे, जागीरदार थे, उनके पास ओनरशिप था, राइट। तो ब्रिटिश क्या करते थे, उनको ओनरशिप दे दिया है कि भाई तुम मुझे इतना % लगान दो, तुम टेनेंट्स से किसी तरीके से आप अपना लोग, जो फार्मर्स हैं वो कल्टीवेशन कर रहे हैं बट वो टेनेंट्स हैं, राइट। तो उनसे आप कितना ही रेवेन्यू जनरेट करो, कितना ही लगान लो, बट हमें तो लगा लो 50%, 20%, वो डिसाइड किया जाता था लैंड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है, लैंड के ऊपर कि कितनी उसकी उपजाऊ ज़मीन है, कितना प्रोडक्शन वो जनरेट कर पा रही है। तो इसमें क्या गया, अबोलिशन कर दिया गया इंटरमीडियरीज का। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्या है लैंड रिफॉर्म का, किन किन का अबोलिशन, इंटरमीडियरीज, ताकि एक्सप्लॉइटेशन किसका, जमींदार का जो हो रहा था, और जो टीलर्स था, जो स्टेट्स में जो टीलर्स थे उनको अबोलिश किया गया, कनेक्ट किया गया टीलर्स को। टेनेंसी रेगुलेशंस लेके आए जाए, सिक्योर करा जाए टेनेंट्स के राइट्स को, राइट, कि इतना टैक्स है या इतना आपको रेवेन्यू जनरेट करके इतना हिस्सा ही देना है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया फेयर रेंट्स, कि इतना रेंट रहेगा, लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है उसको देखते हुए लैंड डिसाइड हुआ। देन आपका रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए लैंड को, कि ओनरशिप राइट्स, जो लैंड होल्डर्स हैं, जमींदार से उनके पास ओनरशिप राइट होते थे, तो उनको हटा के लैंड को जो राइट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँ, राइट। तो ये आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ताकि ब्रॉडर और लैंड ओनरशिप बढ़ सके और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, और साथ साथ आपकी पॉवर्टी डिक्रीज हो सके। दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स। लैंड को कंसोलिडेट किया जाए, मैंने वही स्टार्टिंग में बता दी थी आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स, ताकि फार्मर्स की एफिशिएंसी बढ़ सके,
आपका अलग अलग जगह ज़मीन है, आपकी यहाँ ज़मीन है, यहाँ ज़मीन है, यहाँ ज़मीन है, तो आपको प्रोडक्टिविटी नहीं होगी ना। यहाँ पर आप क्या बोएंगे, यहाँ पर तो कंसोलिडेट कर दूँ मैं अगर इस ज़मीन को एक जगह करवा दूँ तो आपका बढ़िया प्रोडक्शन निकल के आएगा, अच्छे से काम कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी अच्छी आएगी। तो दैट इज़ योर लैंड कंसोलिडेशन। एग्रेरियन का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके, राइट। प्रोडक्टिविटी को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके थ्रू एफिशिएंट इफेक्टिवली मैनेजमेंट के तहत। देन आपका आ जाता है सबसे बड़ी चीज मेजर्स, लैंड रिफॉर्म्स के मेजर्स क्या क्या होंगे। नंबर 1 क्या किया गया, एग्रीकल्चर लैंड एक्ट 1960 में आया ये, इसमें एनकरेज किया गया स्टेट लेवल पर रिफॉर्म्स लाने के लिए कि आप स्टेट लेवल्स पर रिफॉर्म लेके आइए, राइट। जैसे बिहार का एक्ट आया था। देन अबोलिशन किया गया, वही चीज़ क्या क्या मेजर्स लिए गए, जो अबोलिशन का था वो इंटरमीडिएट का हटाया गया ताकि एक्सप्लॉयटेटिव लैंड होल्ड्स हैं उनको खत्म किया जा सके। टेनेंसी एक्ट लेके आए गए, क्या क्या मेजर्स लिए गए वो बताए जा रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स के। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिस्कशन हुआ था, ये सेम पॉइंट्स नहीं है, पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड हुआ था, देन क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आए गए, क्या क्या मेजर्स लेके आए गए फॉर टू इन योर लैंड रिफॉर्म। टेनेंसी एक्ट लेगा ताकि सिक्योर टेनेंसी और फेयर रेंट इन आपका टेनेंट्स को मिल सके। देन भूदान, भूदान किसने स्टार्ट किया था, विनोबा भावे, राइट, बिल्कुल सही। तो वॉलेंट्री लैंड डोनेशन की जाए बाय द लैंड ओनर्स, कि जिनको ज़रूरत है, आवश्यकता है उस लैंड की, उनको प्रोवाइड किया जाए ताकि पॉवर्टी डिक्रीज की जा सके। देन आपका लैंड सीलिंग, जितनी भी लैंड सीलिंग है, अब फॉर एग्जांपल 10 किसी के पास 100 एकड़ ज़मीन है, बट अब जो पुअर कैटेगरी के लोग हैं या जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, उनको भी तो चाहिए ना ज़मीन। तो उनको क्या किया गया, ओनरशिप की कंसंट्रेशन जो कुछ होल्डर्स के पास थी उनको सीलिंग कर दिया गया कि आप 10 एकर्स तक ही ज़मीन रख सकते हैं, बाकी आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट क्या करती है, उसको प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। देन सबसे इम्पैक्ट क्या होगा, लैंड सीलिंग का इम्पैक्ट क्या होने वाला है वो डिस्कस करना है हमें। इम्पैक्ट क्या रहने वाला है लैंड सीलिंग पॉलिसी, सबसे पहली चीज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा लैंड सीलिंग की पॉलिसीज लाने से, क्या होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे होगा कि प्रमोट करेंगे फेयर लैंड ओनरशिप, जैसे केरला और वेस्ट बंगाल ने किया, ये आप एग्जांपल देने पड़ेंगे आपको। देन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हुई, कैसे, इंप्रूव एफिशिएंसी बढ़ी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हरियाणा का हो गया। इनकम जनरेशन, अब रूरल एरियाज़ में अब सबसे गरीब लोग हैं, उनके पास ज़मीन होगी तो पॉवर्टी रिडक्शन कैसे होगी, प्रोडक्शन बढ़ी है ना, उनको ज़मीन मिल गई है, टेनेंट राइट्स मिल गए हैं, तो क्या होगा, इनकम ग्रोथ होगी। फॉर एग्जांपल आपका वेस्ट बंगाल का हो गया। देन एक्सप्लॉयटेशन को रिड्यूस किया जाएगा, कैसे, फेयर टर्म्स ऑफ टेनेंट्स, प्रॉपर टर्म्स होंगी, फॉर एग्जांपल आपका तमिलनाडु हो गया। देन इन्वेस्टमेंट आएगा, एनकरेज किया जाएगा इन्वेस्टमेंट, आपकी मॉडर्न फार्मिंग इंक्रीज की जाएगी, फार्मर की टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया जाएगा, ट्रैक्टर हो गया या हार्वेस्टिंग के टाइम अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स यूज़ होना, तो इम्प्रूव इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो जैसे आउटपुट बूस्ट होकर निकलेगा। फॉर एग्जांपल यूर पंजाब का एग्जांपल, तो इस तरह से आप स्टेट वाइज एग्जांपल देंगे तो बहुत इंपैक्टफुल आपका आंसर रहेगा। देन कंक्लूजन में क्या लेंगे, लैंड रिफॉर्म क्या करता है, अब एग्रेरियन, अब देखेंगे आफ्टर यूर इंडिपेंडेंस कैसी मार्केट थी हमारी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, इकोनॉमी कैसी थी, एग्रेरियन थी, तो उस पर लैंड रिफॉर्म इंडिया की एग्रेरियन लैंडस्केप को इम्प्रूव करेगा। और सबसे गरीब लोग कौन हैं, फार्मर्स, तो प्रमोट करेंगे डेवलपमेंट ताकि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। और एट द एंड सोशल जस्टिस को बढ़ाया जा सके, एनहांस किया जा सके, और एट द एंड आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ पे फोकस किया जा सके। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड डिक्रीज पॉवर्टी बाय इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स, दैट इज कॉल्ड योर लैंड रिफॉर्म। और डिफरेंट टाइप के और पॉइंट्स लाने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, फार्मर्स को डिफरेंट टाइप की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स प्रोवाइड करना, तो ये भी एग्जांपल्स हो सकते हैं कि डायरेक्टली इन पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं। तो दैट इज योर कंक्लूजन पॉइंट, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर। स्ट्रक्चरल है, कैसे, स्ट्रक्चरल मीन्स क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, ये स्ट्रक्चरल है। अब मैं कहूँ मैं व्हाइट बोर्ड पे मुझे पढ़ाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, बट नेक्स्ट डे डिजिटल बोर्ड आ जाता है और मुझे नॉलेज नहीं है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ ना कि व्हाइट बोर्ड से कैसा बोर्ड आ गया, डिजिटल बोर्ड आ गया, बट मुझे नॉलेज ही नहीं है ये कैसे स्टार्ट करना है, कैसे इस पर मैं पीपीटी रन करूँगा, क्योंकि मुझे नॉलेज कैसी है, पेन से काम करने की, बट इसमें तो पीपीटी का यूज़ करना पड़ेगा। पेन से होता है बट पीपीटीज का यूज़ करना पड़ेगा। तो दैट इज़ योर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल, ठीक है। अब इसकी वजह से अब मेरे को तो हायर नहीं रखे, मेरे को तो यहाँ नहीं रखेंगे जॉब पे, ये मेरी जगह आ गया अब नया आदमी,
नया टीचर, तो जैसे ही वो आया उसको नॉलेज है इस चीज़ की, तो दैट इज़ योर स्ट्रक्चरल, अब मेरे को जॉब नहीं है, दैट इज़ माई स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो मोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर। एग्जामिन करना है मेथडोलॉजीज अडॉप्टेड टू कंप्यूट अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट। तो सबसे बड़ा इशू क्या है, स्किल्ड लेबर नहीं है इंडिया में। कल ही क्वेश्चन किया था, 4.7 है फॉर्मल सेक्टर में स्किल्ड लेबर। अब अनस्किल्ड लेबर तो काफ़ी हैं, बट आप देखते क्या जा रहे हैं, एआई का ज़माना आ चुका है, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रही है, टेस्ला गाड़ी आ चुकी है, तो इन चीज़ों के साथ साथ आप लोगों को भी ढलना होगा। पहले कंप्यूटर पे काम करना बड़ा मुश्किल होता था, जो लोग फाइल में काम करते थे, अब कंप्यूटर आ चुका है, काफ़ी काम, वर्कलोड कम हो चुका है, एआई टेक्नोलॉजी से काफ़ी जॉब जा चुकी है लोगों की। इवन जो एमबीए कर रहे हैं उनको अगर टेक्नोलॉजी और इवन एआई टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, अब अप टू डेट नहीं है, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का उनको सामना करना पड़ेगा, या आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट पे काम करना पड़ेगा। मींस जो आपकी डिग्री है, जो रिक्वायरमेंट हो आपकी, उसके बिलो आपको काम मिल रहा है, राइट। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, इसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट में हम 2 पार्ट से कर सकते हैं। आप स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन के बारे में बता सकते हैं, या फिर आप डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं कि किस एनएसएसओ को डाटा के अकॉर्डिंग कितनी है, 7.33% अनएम्प्लॉयमेंट अगर देखी जाएगी एनएसएसओ की रिपोर्ट में 7.33% है 2022-23 का डाटा। किस वजह से, कोज्ड बाय स्किल मिसमैच, स्किल का मिसमैच है। अब कोई फाइल पे काम करने वाला, उसके आगे मैं कंप्यूटर रख दूं, उसको तो नॉलेज नहीं है ना ऑन भी कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आप अपने पेरेंट्स से लीजिए, उनको छोटा फ़ोन यूज़ करना आता था, बट जैसे ही आप एंड्रॉयड या iOS फ़ोन लेके आगे रख देते हैं कि आप ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, इवन आपके पेरेंट्स को व्हाट्सएप पे मैसेज ही करना भी नहीं आता होगा, ठीक है। तो दैट इज़ योर क्या, स्किल मिसमैच, ठीक है। इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, क्रूज़ कंट्रोल कार आ चुकी हैं, तो कैसी हुई, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से। तो नीति आयोग फोकस किस पे कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल्ड हो सके। अब तो एआई का ज़माना आ चुका है, राइट। तो रीजंस क्या है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट के, सबसे पहली चीज़ स्किल मिसमैच, नंबर 1 पॉइंट, 80% मार्केट में रिलेवेंट स्किल नहीं है, मतलब 20% लोग ही अच्छे से स्किल्ड लेबर हैं, तभी तो उनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एजुकेशन क्राइटेरिया कैसा है, थ्योरेटिकल है, फोकस कैसे किस पे किया जा रहा है, थ्योरीज पे, बस रट्टाफिकेशन एंड आप अपने एग्जाम दीजिए, प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है कि हाउ टू यूज़ दैट टेक्नोलॉजी, राइट। देन टेक्नोलॉजी का शिफ्ट हुआ है, ऑटोमेशन का ज़माना आ चुका है, एआई का ज़माना आ चुका है, तो जो पुरानी जो जॉब थी, ऑब्सोलेट जॉब थी, वो अब चेंज कैसे हो रही है, टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रहा है, दैट इज़ योर टेक्नोलॉजी शिफ्ट। देन आपका इंडस्ट्रियल चेंज, इंडस्ट्रियल चेंज कैसे, ट्रेडिशनल सेक्टर जैसे आपका एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से इतना इनपुट दे रहे हैं, उतना आउटपुट आ नहीं रहा है, तो लोग कहाँ जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं शहरों में, बट वो स्किल्ड नहीं है, दे आर अनस्किल्ड, ठीक है। तो इंडस्ट्री चेंज तो कर रहे हैं, बट दे आर अनस्किल्ड, उनको वैसी जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल सेक्टर, तो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो किस तरीके से डिक्लाइन हुआ है आपने देखा है। आप देखेंगे एग्रीकल्चर से इंडियन इकोनॉमी कैसे एकदम जंप मारी है डायरेक्ट सर्विस सेक्टर पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे आना चाहिए था, बट एग्रीकल्चर से डायरेक्ट शिफ्ट हुए हैं सर्विस सेक्टर पे, राइट। रीजनल डिस्पैरिटी आप देखेंगे, अर्बन और रूरल एरियाज में आप रीजनल डिस्पैरिटी देखेंगे, आपका SEZ आपका इफेक्ट लगा लीजिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला इफेक्ट लगा लीजिए, तो इसमें काफ़ी रीजनल डिस्पैरिटी आई है। आउटडेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज़, बहुत सारी आउटडेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, कैसे, मिसअलाइनमेंट विद द करंट इकोनॉमी नीड्स, इकोनॉमी की नीड क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ विद योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मीन्स आपका प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एआई बेस्ड डेवलपमेंट, मिसमैच है, करंट इकोनॉमी नीड कुछ बात है, बट आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किस तरीके से रन कर रही हैं, आउटडेटेड हैं, और इतना टाइम पे काम नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है कामों में। इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस, आप देखेंगे इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस क्यों है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो रूरल लोग थे वो माइग्रेट हुए अर्बन में, बट दे आर अनस्किल्ड, उनके पास नॉलेज नहीं है कि कैसे कंप्यूटर रन करना है, कैसे प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, किस तरीके से कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, राइट। तो डोमिनेंस किस चीज़ का है, इनफॉर्मल सेक्टर का है, 80%, राइट। इनसिक्योरिटी जॉब है कंप्राइज 80% हो गया आपका। वेज एक्सपेक्टेशंस, वेज एक्सपेक्टेशन क्या है, हाई एक्सपेक्टेशन है तो प्लेसमेंट
कम होगी, इसीलिए तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। अब मैंने MBA कर ली है, ठीक है, IIM मान लो अहमदाबाद तो ज़्यादा हो गया, फॉर एग्जांपल आपका लखनऊ से लगा लीजिए। अब मैं कितना डिमांड कर रहा हूँ पैकेज, 20 लाख, बस मिल रहा है मुझे 12 लाख, तो मैं कहूँगा कि नहीं, ईगो पे ले लूँगा ना बात को। वेज एक्सपेक्टेशन हाई है, तो इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। देन आपको पूछा गया है मैथडोलॉजी, क्वेश्चन का पार्ट है ये। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मैथडोलॉजी फॉर कंप्यूटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला चीज़ सेंसस, नंबर 1 पॉइंट आपका आएगा सेंसस। क्या प्रोवाइड करता है, बेसिकली बेसलाइन प्रोवाइड करता है, कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, कौन क्या क्या काम कर रहा है, किन की कितनी स्किल्स है, तो ये आपका कैसे लेवल पे है, बेसलाइन पॉपुलेशन डाटा प्रोवाइड करता है। देन आपका आएगा NSSO सर्वे, आपका इसमें एम्प्लॉयमेंट इंसाइट्स दी जाएगी PLFS के तहत, ठीक है, 2017-18। अब PLS क्या है, पीरियोडिक लेबर फोर्स आपका सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। राइट, एनुअल लेबर फोर्स डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, स्किल्ड लेबर कितने, अनस्किल्ड लेबर कितने हैं, कितने को कितनी आपको एम्प्लॉयमेंट है, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, राइट। देन आपका लेबर, आपका ब्यूरो सर्वे क्या बताएगा, कितने एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड डाटा है, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड सर्वे, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड सर्वे कितना है, ठीक है। तो इस तरीके से डाटा प्रोवाइड किया जाता है। लेबर ब्यूरो सर्वे हो गया। देन एम्प्लॉयमेंट क्लासिफिकेशन, कैसे, आपका यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस क्या है, प्रिंसिपल स्टेटस क्या है, करंट आपका फॉर एग्जांपल ये रहेगा, इंडिविजुअल बेसिस पे होता है कि मैं क्या जॉब कर रहा हूँ, आप क्या जॉब कर रहे हैं, आप क्या जॉब कर रहे हैं, राइट, ये हो गया इंडिविजुअल बेसिस पे। देन आपका रहेगा करंट वीकली स्टेटस, वीकली स्टेटस निकाला जाएगा। देन आपका क्या रहेगा, सेगमेंटेड डाटा एनालिसिस, पूरा सेगमेंटेड डाटा बेसिस एनालिसिस निकाला जाएगा। ये किससे होगा, इससे पता चलेगा एम्प्लॉयमेंट की क्लासिफिकेशन क्या है, स्किल्ड लेबर फोर्स कितनी है, अनस्किल्ड लेबर फोर्स कितनी है, अंडर एम्प्लॉयड कितने हैं, प्रॉपर स्किल्ड टेक्नोलॉजी से अपडेटेड कितने हैं। इस तरीके से आपका एम्प्लॉयमेंट क्लासिफिकेशन होगा इसके तहत। नेक्स्ट आएगा आपका लिमिटेशन, क्या क्या लिमिटेशन है अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेशन। सबसे पहले डिलेड डाटा, अब 2017-18 का डाटा देखेंगे, NSSO ने निकाला था, बहुत स्लो पॉलिसी रिस्पॉन्स होता है। अब डाटा डिले हो रहा है, अब अनएम्प्लॉयड 2017-18 का मान लो निकले 2021 में, तो एट प्रेजेंट 21 में क्या सिचुएशन है, तो पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन उसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता ना। अब डिमांड क्या है, 2017-18 का डाटा है एट प्रेजेंट मेरे पास, बट उस डाटा के अकॉर्डिंग मैं काम करूं, बट अब 2021 का टाइम है, 2022 का टाइम है, अभी तो 24 का है, बट इस डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आउटडेटेड हो चुका ना, तो पॉलिसीज़ कैसी होंगी, रिस्पॉन्ड कैसे करेंगी, स्लो नहीं है इतनी वो चीज़। सोशल नॉर्म्स का देखेंगे कि सबसे पहले अंडर रिपोर्टिंग चल रही है, राइट, अंडर रिपोर्टिंग, और स्पेशली फॉर वुमेन, वुमेन काम करना चाहती हैं बट किस वजह से, सोशल नॉर्म्स हैं, नहीं कर सकते काम, घर में रहना होता है, घर के काम भी उन्हीं को संभालने हैं, बट अब तो कर रहे हैं काम दोनों, बट फिर भी आप देखेंगे कि घर का काम कौन हैंडल कर रहा है, आप खुद देखिए इस चीज़ को। इनफॉर्मल सेक्टर कॉम्प्लेक्सिटी, डाइवर्स जॉब्स हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं जिसमें हाउ टू क्लासीफाई या क्लासीफाई नहीं किया जा सकता, बट आप देखेंगे इनफॉर्मल सेक्टर का दबदबा बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ है, लिमिटेशन कैलकुलेशन, अनस्किल्ड लेबर ज़्यादा है, अनस्किल्ड लेबर की अब हम कैसे कैलकुलेट करें कि ये जॉब क्या कर रहा है, अब ये लेबर कितना काम कर पा रहा है, वो नहीं हो सकता बस। बट स्किल्ड लेबर ने आप ये देखेंगे कि स्किल्ड लेबर के पास 8 आवर्स वर्किंग आवर्स होते हैं, तो उसमें कितना काम किया है, कितना एफिशिएंटली काम किया है, वो कैलकुलेट किया जा सकता है। देन आपका आ जाएगा रूरल अर्बन डिस्पैरिटी, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट थ्रेशोल्ड्स हैं। देन आपका बताएंगे मेजर्स, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। नंबर 1 रियल टाइम डाटा कलेक्शन, रियल टाइम डाटा कलेक्शन किया जाए यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का, ताकि अप टू डेट आपकी स्टैटिस्टिक्स रहे, कितने अनएम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है, ताकि एफिशिएंटली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का यूज़ कर सके। स्किल मैपिंग की जाए, प्रॉपर रेगुलर सर्वे हो, ठीक है, ताकि रियल टाइम डैशबोर्ड मिले कि एट प्रेजेंट डिमांड किस चीज़ की है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ AI का ज़माना आ गया है, अब इंस्टाग्राम पे आप ऐड देख रहे हैं कि AI का ज़माना आ गया है, आपको ये कोर्स कर लेना चाहिए, इससे आपकी इंक्रीमेंट मिलेगा, तो आप करेंगे ना वो चीज़। सेम ट्रांसपेरेंसी रहे ताकि पब्लिक एक्सेस मिल सके डाटा को, रियल टाइम डैशबोर्ड हो गया आपका, और रेगुलर सर्वे किया जाए, पॉलिसी फीडबैक लूप किया जाए ताकि क्विक एडजस्टमेंट की जाए न्यू डाटा पर, राइट। देन आपका इंक्लूड अपनी जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट मैंने
स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टिव पार्ट में डिस्कस किया था कि आप MBA कर रखे हैं बट आपको BA टाइप की जॉब मिल रही है, बट आपके पास डिग्री कौन सी है, MBA की है, जॉब कैसी मिल रही है, BA की मिल रही है। मतलब आपके साथ BA वाला स्टूडेंट भी बैठा है, एक आपका साथ में एम्प्लॉय बैठा है और आप भी एम्प्लॉय हैं एज ए, बट आपने MBA कर रखी है, दैट इज़ योर अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इस पे मेरिट्स पे देखेंगे, इनसाइट्स पे काम किया जाएगा, क्विक एडजस्टमेंट बेस्ड न्यू डाटा। अब डिमांड क्या है, इंप्रूवमेंट की डिमांड है, अंडरस्टैंड किया जाए, एड्रेस किया जाए, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट पे किया जा सकता है, ताकि प्रॉपर देखो पॉलिसीज़ का इंप्लीमेंटेशन कब होगा, जब डाटा अपडेटेड होगा। स्किल, अब नीति आयोग क्या कर रही है, स्किल्ड लेबर फोर्स को बढ़ा रही है। ठीक है, अटल इनोवेशंस आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट के स्कोप बहुत ज़्यादा हैं ताकि स्किल्ड लेबर ज़्यादा ज़्यादा हो सके इंडिया में, और जो ह्यूमन रिसोर्स है, इवन जो पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक आप देखेंगे, अब जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, स्किल्ड लेबर फोर्स है तो। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पे काम किया जा सकता है जैसे नीति आयोग कर रही है, और डाटा अपडेटेड है तो उस पर भी वर्क किया जा सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ उस तरीके की लेके आ सकती है। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन पार्ट राइट डाउन करेंगे। तो आज हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए आपके लैंड रिफॉर्म और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, इनको आप राइट डाउन करके देखिए, खुद अपने पॉइंट्स निकाल के देखिए, इवन आपको स्कीम्स को भी इसमें इनकलकेट कर सकते हैं और अपने आंसर को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।